हाय एवरीवन, क्या आपने भी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 को टारगेट किया है? जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के द्वारा रिसेंटली कैलेंडर को आउट किया गया था और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 की टेंटेटिव एग्जाम डेट जून 2022 है। इस डेट को ध्यान में रखते हुए नेविगेट इंस्टीट्यूट और परीक्षा ऐप मिलकर 5 जनवरी 2022 से लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा दा सक्सेस ऐप और यूज करें नेविगेट 30 कूपन कोड को और पाएं फ्लैट 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एस्टिमेट को फिनिश किया था। हमने साथ ही साथ देखा था कि हम कैसे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं और कितने प्रकार के हमारे एस्टिमेट होते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर जो हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम जो एस्टिमेट को पढ़ रहे हैं इसके पर्पज क्या है। क्लियर? एस्टिमेटिंग करने के पर्पज क्या है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पे लिख दिया है कि पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग की पर्पज क्या है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई है पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग। सबसे पहले पर्पज की अगर मैं बात करूं कि एस्टिमेटिंग हमने क्यों की है, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू ascertain the necessary amount of money required by the owner to complete the proposed work। देखो ascertain मतलब होता है पता लगाना, proposed work मतलब हो गया आपका प्रस्तावित कार्य। मतलब जो हमारा proposed work है तो आप एस्टिमेटिंग से ये पता लगा रहे हो कि भाई कितना पैसा रिक्वायर्ड है इस प्रस्तावित कार्य को करने के लिए। क्लियर? तो प्रस्तावित कार्य को करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये आपको कौन बताएगा? ये एस्टिमेटिंग बताएगा। इसलिए हम एस्टिमेट को बनाते हैं। क्लियर? पहला हमारा पर्पज हो गया है। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड इसने क्या बोला है कि फॉर पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहे हैं। तो फॉर पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क एस्टिमेट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ फंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? टेक्निकल सैंक्शन। अब इसको समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम कौन सा काम कर रहे हैं, एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो एस्टीमेट की जो रिक्वायरमेंट है, एस्टीमेट हमें क्यों करना पड़ेगा? सबसे पहला इन्होंने बोला इस ऑर्डर में कि सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जो भी आप पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? प्रशासनिक स्वीकृति आपको चाहिए पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको चाहिए पड़ेगा। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए तो आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए। क्लियर? कि हम ये पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं तो इतनी इसकी प्रोबेबल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए सेकेंड चीज फिर एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई आपको? अलॉटमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स मतलब हो गया धन, पैसा। क्लियर? अलॉटमेंट मतलब हो गया उसका आवंटन। क्लियर? अब पैसे का अलॉटमेंट कैसे होगा? क्लियर? इसके लिए भी एस्टिमेट की अपने को रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल मतलब कि टेक्निकल तो आपको पता ही होगा, तकनीकी हम बोलते हैं, और सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी। क्लियर? तो तकनीकी मंजूरी के लिए भी आपको एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा सेकंड हो गया। सेकंड पर्पज हमारा क्या हो गया एस्टिमेट के लिए कि अगर हम कोई पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो उसके लिए मुझे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, अलॉटमेंट ऑफ फंड्स की हम बात करें या फिर टेक्निकल सैंक्शन की हम बात करें तो इसके लिए मुझे एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होगी। हम एस्टिमेट को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है? टू प्रोक्योर कंट्रोल्ड मटेरियल। अब देखो प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर का मतलब होता है आपका खरीदी। क्लियर? आपको जो मटेरियल की यहां पे मैं बात कर रहा हूं तो मटेरियल जैसे लाइक स्टील हो गया, सीमेंट आपका हो गया, सैंड आपका हो गया। क्लियर? ये आपके मटेरियल्स हो गए हैं। क्लियर? तो टू प्रोक्योर कंट्रोल्ड मटेरियल। क्लियर? आपको कंट्रोल्ड चाहिए मटेरियल पे। क्लियर? आप देखो मटेरियल पे अगर कंट्रोल्ड नहीं होगा
क्लियर, मटेरियल पे क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपका पैसा ज्यादा लग जाएगा। भाई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसको क्या लेना देना कि मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, क्लियर, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, तो इसके लिए भी एस्टिमेट आपको चाहिए। क्लियर, कि आपके पास क्या होगा, अब एस्टिमेट आप प्रिपेयर करोगे तो वहां पे क्वांटिटीज को फाइंड आउट करोगे। क्लियर, कि कौन से मटेरियल की कितनी क्वांटिटी इस काम में यूज होने वाली है। क्लियर, तो वहां एस्टिमेट के अंदर हमें क्या करना है, क्वांटिटीज को जो है वो वर्क आउट कर लेना है। क्लियर, तो यहां पे ये वर्ड बोला इन्होंने कि टू प्रोक्योर कंट्रोल्ड मटेरियल। क्लियर, मटेरियल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हम सीमेंट की बात करते हैं, हम सैंड की बात करते हैं, हम स्टील की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट हमने यही बोला यहां पे कि क्वांटिटीज ऑफ सच मटेरियल्स आर वर्कड आउट फ्रॉम द एस्टिमेट। हम एस्टिमेट से वर्क आउट कर लेंगे कि कितना क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यहां पे यूज होने वाला है या लगने वाला है। क्लियर, और ये जो क्वांटिटीज हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है, क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ वर्क जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम इसको अटैच कर देंगे। क्लियर, तो ये लिखा हुआ है एस्टिमेट ऑफ द वर्क एंड अटैच्ड विथ द एप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ वर्क जो हमारा होगा उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे कि इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगने वाला है इस प्रपोज्ड वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पे एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट क्यों है। भाई देखो, अब एस्टिमेट हम कर रहे हैं, कोई एक काम होगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्कर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, जैसे अर्थ वर्क के लिए आपको अलग वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, कंक्रीट वर्क के लिए अलग होगी, क्लियर, ब्रिक वर्क के लिए। क्लियर, तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग वर्कर, जैसे और भी आपसे बात करूं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अलग वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्कर की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली, तो उसको आप कैसे निकालोगे कि कौन कौन से वर्कर मुझे चाहिए इस प्रपोज्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला कि टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर दैट इज टू बी एम्प्लॉयड to complete the work within the scheduled time of completion। क्लियर, अपने को जो प्रपोज्ड वर्क आया है उसको एक शेड्यूल टाइम, मतलब एक समय अंतराल दिया गया होगा आपको कि ये जो वर्क आया है प्रपोज्ड वर्क आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है या 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है। तो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अगर आपको कंप्लीट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो आप उसको टाइम पे फिनिश कर पाओगे। क्लियर, तो ये भी आपको, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा पर्पज क्या है, टू एसेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टूल्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। देखो एसेस का मतलब होता है आकलन। क्लियर, अब अपने को यहां पे आकलन करना है, किसका आकलन करना है, रिक्वायरमेंट यहां पे किस किस की हो रही है, किस किस टाइप के टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से आपको प्लांट यहां पे इंस्टॉल्ड करना है, कौन कौन से और अदर इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो आपने यहां पे प्रपोज्ड वर्क की हम बात कर रहे हैं। क्लियर, तो प्रपोज्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से प्लांट रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए। क्लियर, तो इन सब का आकलन अगर मुझे करना है तब भी मुझे एस्टिमेटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, इसलिए हम एस्टिमेटिंग करते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया क्या बोला मैंने, टू एसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। क्लियर, नेक्स्ट अब यहां पे देखो, नेक्स्ट हमारा जो पर्पज है वो क्या है, टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेट। क्लियर, अब एस्टिमेट में आपने क्वांटिटीज को निकाला है क्वांटिटीज को निकाला है, साथ ही साथ आपने वर्क को भी निकाला होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क आपको करना है। क्लियर, तो उस वॉल्यूम ऑफ वर्क का आपको क्या करना है, फिक्स करना है कंप्लीशन टाइम, तो उसके लिए भी आपको एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होगी। यही बता रहा है आपका नेक्स्ट वाला पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज हमारा क्या हो गया, टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वर्क्स इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है कि टू ड्रॉ अप अ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को ड्रॉ करना है। क्लियर, एंड ऑल्सो अरेंज द फंड रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग।
क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की बात यहाँ पे करें तो जैसे अर्थ वर्क हो गया, आपका कंक्रीट वर्क हो गया, आपका ब्रिक वर्क हो गया, तो कंस्ट्रक्शन आप शेड्यूल यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि भाई जो हमारा अर्थ वर्क होगा, जो एक्सकेवेशन का काम होगा, वो इतने दिन आपको करना है। क्लियर। इसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का काम कर रहे हो, फुटिंग बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, तो कितना टाइम उसको लगेगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप एक कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल प्रिपेयर करना है आपको। क्लियर। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इस एक्सकेवेशन में कितना फंड लगने वाला है, तो उस चीज को भी आपको अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी भाई, ये सारी चीजें अपने को एस्टिमेटिंग से पता चलने वाली है, इसलिए हम एस्टिमेटिंग यहां पर करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पर्पस डिस्कस करने के पहले एक चीज आपको बताऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पता है क्या, जो अवसर होता है और सूर्योदय होता है उसमें क्या समानता है? हाँ, जो अवसर होता है और सूर्योदय आपका होता है उसमें क्या समानता है? क्लियर। तो जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में समानता क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्पज अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पर्पज हमारा है यहाँ पे कि टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। क्लियर। आप देखो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। मतलब अगर मैं बात यहाँ पे इसकी करता हूं, देखो शुरुआत में हमने सेकंड जो पर्पज पढ़ा था यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात की थी, तो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क हम करते हैं तो वहां पे भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट है, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्लियर। और अब आप क्या करोगे, बेनिफिट्स भी तो देखोगे कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है। क्लियर। क्या मिलने वाला है, कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये कौन जस्टिफाई करेगा? ये कौन जस्टिफाई करेगा कि हमने इतना पैसा यहां पे क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से आप जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसका जो जस्टिफिकेशन है वो भी आपको कौन देने वाला है, वो भी आपको एस्टिमेटिंग से ही पता चलने वाला है। एक सिंपल सी और बात बताता हूं, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। क्लियर। जस्टिफाई की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे कि मुझे कोई पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहा हूं, मुझे पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो इसके लिए मुझे टेंडर इनवाइट करना है। अब मुझे अगर टेंडर इनवाइट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक कॉस्ट होना चाहिए कि इस पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक कॉस्ट यहाँ पे आने वाली है, इस प्रपोज्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए इतना पैसा। क्लियर। इतना पैसा मतलब इतने पैसे का आपको काम मिलने वाला है। क्लियर। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात में बोलूं कि टेंडर को इनवाइट करना है किसी वर्क के लिए, तब भी आपको क्या पता होना चाहिए, एस्टिमेट पता होना चाहिए कि प्रोबेबल कॉस्ट आपकी इतनी आने वाली है इस प्रपोज्ड वर्क के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, टू इनवाइट टेंडर्स एंड प्रिपेयर बिल्स फॉर पेमेंट। क्लियर। तो टेंडर को भी इनवाइट करना है, ये तो पहला हो गया आपका। दूसरा क्या है कि जो आप पेमेंट करोगे अब, क्लियर, उसके बिल को भी प्रिपेयर करना है। तो वो बिल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो बिल को आप प्रिपेयर कैसे करते हो, इसी एस्टिमेटिंग के बेसिस पे आप बिल को प्रिपेयर करते हो। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा पर्पज है एन एस्टिमेट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन। क्लियर। जहां हम वैल्यूएशन की बात पढ़ेंगे, ये जो वैल्यूएशन यहां पे वर्ड आया है ना, देखो इसको सेपरेटली ये टॉपिक है और अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। क्लियर। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, सेपरेट इसका लेक्चर होगा हमारा वैल्यूएशन का, वहां पे हम वैल्यूएशन को डिटेल्ड में समझेंगे। क्लियर। तो यहां पे एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसका आपको वैल्यूएशन करना है, तो उसके लिए भी आपको एस्टिमेटिंग या एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो ये हमारे जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे एस्टिमेटिंग के पर्पज हो गए हैं। इन सारी चीजों के लिए हमें एस्टिमेटिंग करना होता है। क्लियर। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था कि अवसर जो हमारा होता है, देखो लिखे देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन सिंपल सा था कि अवसर जो हमारा होता है और सूर्योदय की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सूर्योदय की बात कर रहा हूं। तो अवसर और सूर्योदय में क्या समानता होती है। क्लियर। तो अभी लेक्चर बीच में है अपना, ठीक है, अभी आगे अपन और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो तब तक आप सोचें कि इसमें क्या समानता है, जिसको पता चल जाए तो
कमेंट के थ्रू इसका आंसर दें, अदरवाइज लेक्चर के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या समानता है। तो नेक्स्ट हमारी टर्म है कॉन्टीजेंसीज। हम जब टाइप ऑफ एस्टीमेट को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको कॉन्टीजेंसीज बताया था, हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था जहां पे हमने कॉन्टीजेंसीज के परसेंटेज को ऐड किया था। क्लियर? तो अभी हम समझते हैं कि कॉन्टीजेंसीज क्या कहलाता है। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीजेंसीज जो हमारा होता है उसको हम हिंदी में आकस्मिक व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकस्मिक व्यय। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल से अपन समझते हैं कि आकस्मिक व्यय हमारा ये कहलाता क्या है, कॉन्टीजेंसीज हमारा कहलाता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी जो सैलरी है वो 40,000 है मंथली। क्लियर? 40,000 रुपए आप कमाते हो, तो क्या आप 40 के 40,000 रुपए खर्च कर देते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उस 40,000 जो मंथली मुझे सैलरी मिली है उसमें से कुछ अमाउंट सेव करके चलते हैं। वो अमाउंट जो सेविंग अमाउंट हमारा चलता जा रहा है वो हम कब यूटिलाइज करते हैं? जैसे कभी कभार अपने को क्या होता है, आकस्मिक, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि सडन अपने को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सेविंग है, जो हमने सेविंग करके रखी हुई है, उस अमाउंट को वहां पे यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली अगर हम इसी को कॉन्टीजेंसी से रिलेट करें तो सेम ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं होता है। कॉन्टीजेंसीज को भी हम आकस्मिक व्यय बोलते हैं और कॉन्टीजेंसीज जो हमारा होता है ये क्या इंडिकेट करता है, यह भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। अभी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आपके यहां पे होंगे ये मिसलेनियस कैरेक्टर के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं जो पर्टिकुलर किसी आइटम ऑफ वर्क में नहीं आते हैं। क्लियर? जो क्या नहीं होते हैं, पर्टिकुलर किसी आइटम ऑफ वर्क में नहीं आते हैं, कितने भी प्रकार के ये हो सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा, भाई अब ये तो आ गया है आपके पास, एक खर्चा आ गया है। क्लियर? मतलब क्या होगा, एक आकस्मिक खर्चा आ गया है जब आप एक प्रपोज्ड वर्क को कर रहे थे, तो उसका पैसा कौन देगा? उसका पैसा कौन देगा? तो ये कॉन्टीजेंसीज होती है, एक आकस्मिक व्यय होता है, जो फंड होता है ये रखा जाता है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो इस फंड को हम वहां पे यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कॉन्टीजेंसीज को मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द टर्म कॉन्टीजेंसीज इंडिकेट्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हमारे हैं यहाँ पे, इसको भी हम आकस्मिक व्यय बोलते हैं। क्लियर? और ये भी क्या बोला मैंने आगे, ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर। क्लियर? मतलब कई तरह का हो सकता है, विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी डिस्टिंक्ट आइटम। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, आइटम सब हेड एट पर्टेन, पर्टेन का मतलब होता है संबंधित। क्लियर? या फिर संबंधित भी हो सकता है टू द वर्क एज आ होल। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्टीजेंसीज होता है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई कॉन्टीजेंसीज जो है, जो आकस्मिक व्यय है, इस आकस्मिक व्यय के लिए जो फंड यहां पे होगा वो कितना होगा, कितना फंड आपको रखना पड़ेगा इस आकस्मिक व्यय के लिए। तो जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, हमने अभी क्या किया था, एस्टिमेट किया था। क्लियर? तो जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, तो इस एस्टिमेटेड कॉस्ट का 3% से 5% जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्टीजेंसीज का अमाउंट होगा, एक आकस्मिक व्यय का अमाउंट होगा। क्लियर? तो अगला पॉइंट देखो, यहां पे लिखा है मैंने कि इन एन एस्टिमेट अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंसीज ऑफ 3% टू 5%, मतलब 3% से 5% के बीच में आपका होता है। क्लियर? किसका? एस्टिमेटेड कॉस्ट का। ये चीज याद रखना कि 3% से 5% आपको जो निकालना है, ये किसका निकालना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का आपको निकालना है। इट्स प्रोवाइड टू अलाउ द एक्सपेंसेस फॉर द मिसलेनियस पेटी आइटम्स विच डू नॉट फॉल अंडर एनी सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। पेटी का मतलब होता है अल्प, छोटे आइटम्स। क्लियर? तो ये जो अमाउंट है ये आकस्मिक व्यय के लिए रखा जाता है। क्लियर? कितना? 3% से 5% किसका, एस्टिमेटेड कॉस्ट का। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो। क्लियर? इस पॉइंट को समझना बहुत अच्छा पॉइंट है कि इफ देयर इज एनी सेविंग अगेंस्ट द अमाउंट प्रोवाइड अंडर कॉन्टीजेंसीज, मतलब जो हमने कॉन्टीजेंसीज के लिए अमाउंट प्रोवाइड किया है, कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है, 3% टू 5% एस्टिमेटेड कॉस्ट का किया है। अगर इस अमाउंट के अगेंस्ट आपने कोई सेविंग की है, क्लियर, इफ देयर इज एनी सेविंग,
यदि कोई सेविंग है आपकी इस अमाउंट के अगेंस्ट, तो वो जो सेविंग अमाउंट आपका यहां पे आएगा, तो दिस अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड विथ द सैंक्शन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। क्लियर? वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है? कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ। क्लियर? किसमें यूटिलाइज किया जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि हम पर्सनली उसको यूज कर लेंगे, वो किसमें यूटिलाइज किया जाएगा? तो देखो, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क कराना है तो उसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? इफ एनी अनफोर्सीन, अनफोर्सीन मतलब होता है अनपेक्षित। क्लियर? या फिर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, व्यय की बात करूं, या एक्सपेंसेस की बात करूं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च आपका। टू माइनर चेंज इन डिजाइन, अगर डिजाइन में आपको छोटा मोटा चेंज कराना है तो उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, के लिए अनफोर्सीन आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पे कॉन्टीजेंसी से रिलेटेड। तो ये चीज आपको याद रखना है यहां पे, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट हम कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक व्यय के लिए फंड देते हैं या सेफ रखते हैं हम अमाउंट को। क्लियर? दैट इज 3% टू 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो नेक्स्ट हमारी टर्म है वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट को हम हिंदी में निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारी। जब हम टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ रहे थे, वहां पे हमने जब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट किया था, वहां पे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमने कुछ अमाउंट ऐड किया था वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्लियर? तो डिटेल में समझते हैं क्या कहलाता है हमारा ये वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर? तो देखो, वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्टली पे करने वाले हैं किसी भी वर्क के अगेंस्ट में। क्लियर? तो देखो यहां पे क्या बोला मैंने कि वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट विच इज चार्ज्ड टू वर्क डायरेक्टली। क्लियर? मतलब वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होता है जो क्या, विच इज चार्ज्ड, जो चार्ज्ड किया जाता है डायरेक्टली, किसके लिए? वर्क के लिए, टू वर्क डायरेक्टली। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कहना क्या चाह रहा है आपसे। तो देखो कि अगर हम कोई सा भी वर्क करते हैं, क्लियर, कोई सा हम वर्क करते हैं, तो अगर हम कोई सा वर्क करते हैं और हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, हम अपनी साइट पे पहुंच गए जहां पे अपने को प्रोजेक्ट करना है। अब उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे कि चौकीदार होता है, मुंशी होते हैं, मेट्स होते हैं। क्लियर? कुछ सुपरविजन करने के लिए आप सुपरवाइजर्स वगैरह को भी रखते हो, हायर करते हो। क्लियर? तो ये आपने ऑन द साइट किया है, डायरेक्ट आपने क्या किया है, हायर इनको किया है। क्लियर? आपने क्या किया, डायरेक्ट इनको हायर किया है। तो भाई अब जो भी ये काम करेंगे उनको आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। तो वही हमारा वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। और वही आपसे कहना चाह रहा है कि वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट विच इज चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। क्लियर? अब इसको और थोड़ा सा अगले वाले पॉइंट में अपने को और क्लियर हो जाएगा। क्या बोला अगले वाले पॉइंट में कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, या तो आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, ड्यूरिंग जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क, अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क सुपरवाइजर, जो अभी मैंने आपको बताया, आप चौकीदार को भी हायर करते हो, मेट्स भी होते हैं, मुंशीज भी होते हैं, ईटीसी। क्लियर? आर रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड। क्लियर? जरूरी रहता है आपको एम्प्लॉय, मतलब आप इनको अपॉइंट करते हो इन सारे काम्स के लिए। क्लियर? क्योंकि साइट पे भाई देखो मटेरियल वगैरह भी पड़ा होगा, आपके इक्विपमेंट भी पड़े होंगे। क्लियर? प्लांट वगैरह भी लगे होंगे, तो ये सारी चीजों के लिए आपको चौकीदार वगैरह की जरूरत होगी। क्लियर? अब जो आपके एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, क्लियर, जो स्टाफ है, उनके लिए खाना वगैरह बनाना है, तो इन सब के लिए आप डायरेक्ट इनका क्या करते हो, अपॉइंट करते हो इनको। क्लियर? और एंड देयर सैलरीज are paid from the amount of work charged establishment provided in the estimate। और इनकी जो सैलरी आपकी होती है, जो इनकी सैलरी होती है, वो आप कैसे, वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट आप प्रोवाइड कराते हो एस्टीमेट में, उसके थ्रू आप क्या करते हो, इनकी सैलरी
क्या करते हो, सैलरी आप इनकी देते हो। क्लियर, तो इसको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी एम्प्लॉय रख लो। हाँ, कि जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, फ्री बैठे हो, पैरों में दर्द हो गया, साइड पे घूम के आए तो उसको पैरों को दबाने के लिए भी आपने एक एम्प्लॉय रख लिया। क्लियर, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको दे रहा है कोई अमाउंट तो ऐसा नहीं है आप किसी भी काम के लिए उसको रख लोगे। क्लियर, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पेसिफाई परसेंट फिक्स किया है कि इतना परसेंट अमाउंट ही रहेगा, उसी अमाउंट में आपको इन सभी को क्या करना है, अपॉइंट करना है। क्लियर, अब वो अमाउंट क्या होगा, वो इसी अमाउंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, तो जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो हमने एस्टिमेट किया है उस वर्क के लिए, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1.5% से 2% हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं एस्टिमेट में। क्लियर, तो अगला पॉइंट देखो, फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, फॉर वर्क चार्ज establishment a percentage of 1.5% to 2%, 1.5% to 2% किसका, ये मैंने अभी आपको बताया एस्टिमेटेड कॉस्ट का। क्लियर, ये हम क्या करते हैं, एस्टिमेट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। क्लियर, किसके अंदर, एस्टिमेट के अंदर हम इंक्लूड करके चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सुपरवाइजर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, सुपरवाइजर जो हमने रखे हुए हैं, चौकीदार हमने रखा हुआ है, मेट्स हमने रखा हुआ है, मुंशीज को हमने रखा हुआ है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट आता है या फिर ये जो स्टाफ है, क्या ये परमानेंट स्टाफ है या टेम्पररी स्टाफ है, तो आपको बता दूं कि ये जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय आपके जो होते हैं, जो डायरेक्टली अपने वर्क के बेसिस पे सैलरी को लेते हैं, क्लियर, ये एक टेम्पररी स्टाफ होता है। क्या होता है, टेम्पररी स्टाफ होता है, ये परमानेंट स्टाफ नहीं होता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, क्लियर, जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है। क्लियर, तो देखो देयर अपॉइंटमेंट शैल हैव बी सैंक्शनड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम आपको रखने वाले हैं। क्लियर, जैसे ही इनका स्पेसिफिक पीरियड खत्म हो जाता है आप इनको निकाल सकते हो और फ्रेश सैंक्शन आप कर सकते हो, या फिर फ्रेश दूसरे किसी एम्प्लॉय को आप रख सकते हो इस काम के लिए। या फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये देखो टेम्पररी स्टाफ मैंने यहां पे बोला है, तो जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक पीरियड हमारा खत्म होगा तभी आप मुझे निकाल सकते हो। आप किसी भी टाइम इनको निकाल सकते हो। अगर आपको इनका काम पसंद नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि भाई मेरा पैसा तो वेस्ट जा रहा है और ये काम हो भी नहीं रहा है इससे, तो आप किसी भी टाइम इनको निकाल सकते हो। लेकिन आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा कि भाई हम निकाल देंगे आपको अगले महीने। क्लियर, तो 1 मंथ नोटिस पीरियड यहाँ पे रहता है और आप किसी भी टाइम पे इनको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। क्लियर, इसके आगे की जो भी हमारी टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि टूल एंड प्लांट्स हमारी एक टर्म्स होती है। क्लियर, सेंटेज चार्जेस होंगे या डिपार्टमेंटल चार्जेस होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपन उस चीज की कि अभी लेक्चर के बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको, ना कोई कैलसी की जरूरत लगने वाली थी। सिंपल सा था कि अवसर और सूर्योदय में क्या समानता है। क्लियर, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, जो रेगुलर लेक्चर्स को देख रहे हैं वो पूरा लेक्चर देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने कमेंट किया है मैं आपको जल्दी से रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का, और जिन्होंने नहीं किया है वो मुझसे जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या समानता है अवसर और सूर्योदय में। तो अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले अवसर भी खो देते हैं और सूर्योदय को भी खो देते हैं। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस से मतलब ये निकला है कि आपको ही पता है कि अप्रैल 2022 में आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है, कैलेंडर एक अपडेट हो गया है। तो आपको ही पता है कि एग्जाम तो होना है, कैलेंडर अपडेट हुआ है, मे बी कुछ टाइम बाद हो, लेट भी हो सकता है, पोस्टपोन हो सकती है आपकी एग्जाम, 1-2 महीने बाद आपकी एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम तो होना है। क्लियर, मतलब एक अवसर आपको मिलने वाला है। क्लियर, अगर आप देर कर दोगे तो आप इस चीज को क्या कर दोगे, खो दोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर आप उस नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो आपका जितने भी अवसर आते रहेंगे हमेशा आप अपने अवसर को खोते रहोगे। क्लियर, तो पढ़ना चालू कर दो अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।